तो आज हम जिनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर वो आई स्पेशलिस्ट हैं और किन प्रॉब्लम्स को लेकर लोग उनके पास आते हैं इस बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो कॉन्स्टेंटली स्क्रीन के सामने बैठने से ड्राइनेस बहुत कॉमन है आंखों में। जब अपन हार्ड कॉपी पढ़ते हैं तो हमारी आंखें सिर्फ पढ़ने के लिए अकोमोडेट करती है, लेकिन जब हम स्क्रीन में देखते हैं तो वो सिर्फ पढ़ने के लिए अकोमोडेट नहीं करती है, वो साथ में उस लाइट को भी टॉलरेट करती है। अगर मैं बात करूँ तो ये सर्जरीज कितनी सक्सेसफुल हैं, क्योंकि मोस्टली लोग कराते भी हैं लेकिन जिनकी आई बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, अगर मैं बात करूँ जैसे -7 नंबर चला गया तो उन लोगों को सर्जरीज के लिए मना कर दिया जाता है क्योंकि शायद थोड़ा ज़्यादा रिस्की रहता है। तो रूटीनली 500-520 माइक्रोन इसकी थिकनेस होती है, तो जब हम लेसिक करते हैं तो हम इसको स्लीव करते हैं। कई दफ़े ऐसा भी होता है जिससे अगर पर्सन की आइज़ वीक है या फिर कभी कभी अगर चश्मा हम नहीं लगाते हैं, बहुत देर तक बिना चश्मे के रह जाते हैं तो आंखों में दर्द होने लगता है, आंखों को मसलते हैं और आंखों में से पानी आने लगता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है? नमस्कार, स्वागत है आपका TNI आवाज़ में और मैं हूँ पलक गुप्ता। हर हफ्ते आपको हम हेलो डॉक्टर में एक कमाल के डॉक्टर से मिलवाते हैं और आपको हमेशा हर एक बीमारी से अवगत करवाते हैं और क्या कुछ समस्याएं एक आम इंसान को होती है उसके बारे में बताते हैं। तो आज हम जिनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर वो आई स्पेशलिस्ट हैं और किन प्रॉब्लम्स को लेकर लोग उनके पास आते हैं इस बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम TNI आवाज़ पर डॉक्टर चंद्रेश बैद का स्वागत करते हैं, जो कि डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर भी हैं और आज हम इन्हीं से बात करेंगे और असल में समस्या जानेंगे कि आंखों से जुड़ी कितनी समस्याएं होती है और असल में उनके क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि मोस्टली आई रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो लोग फेस करते हैं। आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स की लिस्ट तो बहुत बड़ी होगी, तो मैं कुछ कॉमन बीमारियों के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे कॉमन हमारे पास आते हैं वो है रिफ्रैक्टिव एरर। आप जनरली समझ सकते हैं चश्मे के नंबर। अभी यंग जनरेशन में सेकंड कॉमन जो केसेस आते हैं वी कॉल इट कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, स्क्रीन एक्सपोजर के कारण से। अभी लॉकडाउन में इस बीमारी से मैक्सिमम एडल्ट अफेक्टेड होते थे, अब बच्चे भी अफेक्टेड होते हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, है ना। उसके बाद में हमारे पास में एल्डरली में कैटरैक्ट, ग्लोकोमा। अभी सीजन चेंज हो रहा है तो कंजंक्टिवाइटिस। एल्डरली में डायबिटीज़ और सिस्टेमिक इलनेस के कारण से रेटिनोपैथीज। तो ये 5-6 कैटेगरी को अगर मैं कंबाइंड करूं तो ऑलमोस्ट 95% आँख के पेशेंट्स हमारे OPD के इनमें कवर हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी जो मेन कंसर्न रहता है उसके बारे में बात करूं। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। लॉकडाउन के कारण से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, प्लस बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो उनका स्क्रीन एक्सपोजर, चाहे मोबाइल है चाहे लैपटॉप है, इजीली आप ये समझें कि बच्चों का भी एवरेज 8 घंटे और एडल्ट का वी डोंट नो 10, 12, 14 आवर्स जितना हो रहा है। तो कॉन्स्टेंटली स्क्रीन के सामने बैठने से ड्राइनेस बहुत कॉमन है आंखों में आई स्ट्रेन, दर्द होना, फिर साथ के साथ उनको बैक पेन, नेक पेन, ये सारे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में। तो इसमें हमारी बेसिक जो टिप एडवाइस होती है बच्चों को वो ये रहेगी कि वो सिर्फ स्क्रीन का प्रोफेशनल यूज़ करें या एजुकेशनल यूज़ करें, वो स्क्रीन का एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ ना करें, एटलीस्ट क्लोज स्क्रीन का यूज़ ना करें। बड़े लोग हैं जो वेब सीरीज, मूवीज़ ये सब ना देखें, बच्चे गेम्स ना खेलें, क्योंकि आँखों की कैपेसिटी बड़ी लिमिटेड है। इट कैन नॉट बी अनलिमिटेड। जब अपन हार्ड कॉपी पढ़ते हैं तो हमारी आंखें सिर्फ पढ़ने के लिए अकोमोडेट करती है, लेकिन जब हम स्क्रीन में देखते हैं तो वो सिर्फ पढ़ने के लिए अकोमोडेट नहीं करती है, वो साथ में उस लाइट को भी टॉलरेट करती है। तो
ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना ज्यादा आंख पर स्ट्रेस पड़ता है। फिर आप काम करते हैं 8 घंटे, उसके बाद में आप रिलैक्स होना चाहते हैं, तो रिलैक्स होने के लिए भी आप उसी मोबाइल को यूज कर रहे हैं। तो आपका ब्रेन रिलैक्स हो रहा है, आपका मूड रिलैक्स हो रहा है, लेकिन आपकी आंखें रिलैक्स नहीं हो रही है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा टाइम आप जब सोशल मीडिया पे है या आप कोई वीडियोस देख रहे हैं, गेम देख रहे हैं, इट माइट रिलैक्स योर ब्रेन बट नॉट द आईज, सो इट गिव्स एडेड स्ट्रेन टू द आई। तो इस सब को पहले तो अपने को ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। उसके बाद में अगर माइनर रिफ्रैक्टिव एरर भी है, बहुत थोड़ा भी चश्मे का नंबर है, इवन 0.25 जितना भी है, और आपका एक्सटेंडेड कंप्यूटर एक्सपोजर है, तो आपको उसको करेक्शन यूज करना चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ कोटिंग आती है, ब्लू कोटिंग, एंटी ग्लेयर कोटिंग, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स, वो सब यूज करने से भी आई स्ट्रेन काफी कम रहता है। कोल्ड स्पॉन्जिंग की जाए इवनिंग में, उससे भी मसल्स रिलैक्स रहती है। कांस्टेंट वर्क के साथ में आफ्टर से 15 to 20 मिनट अगर आप 15 to 20 सेकंड का भी ब्रेक लेते हैं, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देते हैं, आई मसल्स रिलैक्स होती है। और एक अच्छी क्वालिटी की लुब्रिकेटिंग ड्रॉप यूज करके भी आप इस स्ट्रेन को कम कर सकते हैं। सेकंड मैं टॉपिक मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि अभी इस सीजन में कैटरेक्ट हमें बहुत देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 साल कोरोना के पीरियड में बुजुर्ग जो है वो घर पे कन्फाइंड रहे, तो जो रूटीन ट्रीटमेंट उनका होता था वो नहीं हुआ, तो काफ़ी जो है बुजुर्ग अब एडवांस स्टेज कैटरेक्ट में काफ़ी आ रहे हैं। उसमें पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत ये रहती है कि नज़र कम हो जाता है, या उनको लाइट ग्लेयर, सनलाइट ग्लेयर, अगर वो थोड़े से भी मोबाइल है तो उनको नाइट ड्राइविंग में बहुत दिक्कत रहती है। तो वो हमारे पास आते हैं, तो उनका डिटेल एग्जामिनेशन करके कैटरेक्ट का अपन यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं। उसके लिए बुजुर्गों में ऑपरेशन नाम ऐसा है कि हर कोई बहुत ज़्यादा उसके लिए एप्रीहेंसिव हो जाता है, तो वो एक बहुत एडवांस सर्जरी होती है। हार्डली 5 मिनट या 7 मिनट लगते हैं। पेशेंट्स को अब मॉडर्न प्रैक्टिस में ना बेहोश करते हैं, ना उसको कोई इंजेक्शंस लगाते हैं। सारी सर्जरी लेज़र या अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट से हो जाती है, और पेशेंट इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी ओपन ही आता है, बैंडेजेस नहीं लगते हैं। ओके तो अगर मैं बात करूँ तो ये सर्जरीज कितनी सक्सेसफुल हैं, क्योंकि मोस्टली लोग कराते भी हैं, लेकिन जिनकी आई बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, अगर मैं बात करूँ जैसे -7 नंबर चला गया, तो उन लोगों को सर्जरीज के लिए मना कर दिया जाता है, क्योंकि शायद थोड़ा ज़्यादा रिस्की रहता है। अपन अगर चश्मे के नंबर की बात करें तो वो सर्जरी इट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ द रिफ्रैक्टिव सर्जरीज, है ना। तो आपको चश्मे का नंबर है और आप कॉस्मेटिकली यू वांट्स टू गेट रिड ऑफ ग्लासेस, तो उसके लिए अपन रिफ्रैक्टिव सर्जरीज करते हैं। तो उसमें सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्जरी जो परफॉर्म होती है वो लेसिक है। तो लेसिक के लिए चश्मा करेक्ट किया जा सकता है, उसमें बहुत वेराइटीज डिपेंडिंग अपॉन द सॉफ्टवेयर आते हैं। एक ब्लेड से होती है माइक्रोकेराटोम लेसिक, एक लेज़र से होती है फेम्टो लेसिक, फिर उसके बाद में एडवांस सॉफ्टवेयर के साथ में कॉन्टूरा लेसिक। उसके लिए हम पहले फिटनेस टेस्ट करते हैं। तो फिटनेस में हमें पता लगता है कि आपकी कॉर्निया लेसिक को टॉलरेट करने लायक है कि नहीं, प्लस कॉर्निया की थिकनेस के अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं कि मैक्सिमम कितना नंबर आपका करेक्ट हो सकता है। आपने पूछा -7 से ज़्यादा वालों को मना कर दिया जाता है। अगर कॉर्निया की थिकनेस कम है, लेसिक इवन आराम से 10-12 तक भी करेक्ट करती है, लेकिन अगर कॉर्निया की थिकनेस कम है तो उसमें लेसिक ऑप्शंस नहीं रहता है, फिर हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं। अगर पेशेंट इज वेरी कीन टू गेट रिड ऑफ द ग्लासेस, देन वी कैन जस्ट गो फॉर अ सर्जरी नेम कॉल्ड ICL और IPCL। इसको फेकिक आयोल कहते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इससे मॉडल से। ये एक आई मॉडल है। तो रूटीनली हम जब लेसिक करते हैं, ये हमारी कॉर्निया है, तो रूटीनली 500-520 माइक्रोन इसकी थिकनेस होती है। तो जब हम लेसिक करते हैं तो हम इसको स्लीव करते हैं।
नंबर करेक्शन में ऑफ कोर्स इसकी थिकनेस कम हो जाती है, तो एक रिमेनिंग अमाउंट जो मिनिमम थिकनेस बचनी चाहिए फॉर रेस्ट ऑफ लाइफ फॉर द सेफ आई स्ट्रक्चर, उसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर नंबर बहुत ज़्यादा है या कॉर्निया थिन है तो लेसिक रिफ्यूज़ कर देते हैं क्योंकि इट इज़ नॉट सेफ। तो जो मैं फैकिक आयोल की बात कर रहा हूँ, तो आँख का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें हम, ये आँख का कॉर्निया है, ये आइरिस है, ये नेचुरल लेंस है। आइरिस और नेचुरल लेंस के बीच में एक परमानेंट लेंस फिट कर देते हैं। तो किसी भी नंबर का पेशेंट, जिसको कितना ही नंबर है, -10, -12, 14, 18, उनके लिए भी करेक्शन पॉसिबल्स हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट सर्जरी है। उसके क्राइटेरिया, सिलेक्शंस क्राइटेरिया को पूरा डिटेल में चेक करके, डिटेल आंखों का इन्वेस्टिगेशंस करके वो भी पॉसिबल होता है, और वो रूटीनली हम करते भी हैं। सर, आई सर्जरीज और ये ऑपरेशंस क्या रिस्की भी होते हैं? मतलब कहीं ना कहीं ये भी डर होता है कि पर्सन ब्लाइंड हो सकता है? सर्जरी, उसके सिलेक्शन ऑफ द क्राइटेरियाज, उसके इन्वेस्टिगेशंस को डिसाइड करते हुए हम रिस्क और बेनिफिट रेशियो को जज करते हैं। जहाँ तक रिफ्रैक्टिव सर्जरी का सवाल है, आई मस्ट से इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट सर्जरी ऑफ मेडिकल साइंस। लेसिक के बारे में मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि जो पेशेंट रिस्की है उसको हम प्रिफरेबली रिफ्यूज़ कर देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इट इज़ 100% सेफ, बट इट इज़ मोर देन 99% सेफ। सेम इशू जो है वो कैटरेक्ट सर्जरी के साथ भी, अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में, हॉस्पिटल में एडवांस कैटरेक्ट सेटअप है, एडवांस मशीनरी है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जैसे हम यहाँ पे करते हैं उस टेक्नोलॉजी से किया जाए, तो वो भी ऑलमोस्ट 99% सेफ सर्जरी है। रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है। कुछ माइनर कॉम्प्लिकेशंस या मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, पर वो काफ़ी रेयर है, 1 in few hundred to 1 in few thousands होते हैं। तो ये जो कॉमन आई सर्जरीज है, जैसे कैटरेक्ट है, लेसिक है, नाउ डेज दे आर वेरी सेफ, दे आर एब्सोल्युटली वेरी सेफ, और दे आर वेरी कन्वीनियंट, पेनलेस, रिहेबिलिटेशन इज वेरी फास्ट। लेसिक में इट इज़ अ रिहेबिलिटेशन इज ऑफ अ फ्यू आवर्स। पेशेंट ऑपरेट कराता है, 2 से 3 घंटे में पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है। कैटरेक्ट में दूसरे तीसरे दिन पेशेंट इतना कंफर्टेबल हो जाता है कि वो आराम से कुकिंग कर सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं, ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस हैज़ गॉट अ गुड एडवांसमेंट विच गिव्स अस वेरी कंफर्टेबल रिकवरी फॉर द मैनी डिजीजेस। ओके, कई दफ़े ऐसा भी होता है जैसे अगर पर्सन की आइज़ वीक है, या फिर कभी कभी अगर चश्मा हम नहीं लगाते हैं, बहुत देर तक बिना चश्मे के रह जाते हैं, तो आंखों में दर्द होने लगता है, आंखों को मसलते हैं और आंखों में से पानी आने लगता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है? ये तो थकान के सिम्टम्स हैं, है ना। अच्छा। टायर्डनेस के सिम्टम्स है कि आप बहुत देर तक पढ़ रहे हैं या बहुत देर तक आप सिस्टम पे बैठे हैं, तो ये थकान के सिम्टम है। इसमें सिंपल थोड़ी देर रेस्ट ली जाए है, और थोड़ा कोल्ड स्पॉन्जिंग किया जाए, और अगर ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो आप अपने ग्लास पावर चेक कर लें। लेकिन बिना कोई एक्सर्शन के भी अगर आपको ऐसा हो रहा है, साथ में थोड़ा बहुत खुजली हो रही है, ईचिंग हो रही है, तो ये सिंपल आई एलर्जी भी हो सकती है। उसके लिए एक दफ़े डॉक्टर से मिल लें में, क्योंकि आई एलर्जी है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल और इजी है। आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो एलर्जी के कारण से, लेकिन आप दूसरे दिन काफ़ी रिलीफ हो जाता है अगर आप राइट ट्रीटमेंट में जाते हैं। तो कुछ चीज़ें हम जस्ट उसको इग्नोर करते हैं जो कि बहुत सिंपल हो सकती है, तो ये एलर्जी के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो वो एक दफ़े आप चेकअप कराएंगे तो इजीली डिटेक्ट होकर के ट्रीट हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ जो कही जाती है, आई डोंट नो इट्स अ मिथ और इट्स अ ट्रू थिंग, कि आप चाहे भले ही अगर आपके 15 साल की उम्र में चश्मा लग गया है और अगर आप लेज़र वाला सर्जरी करवा रहे हैं तो चश्मा हट जाता है, लेकिन 40 की उम्र के बाद तो चश्मा लगना ही लगना है, तो फिर लोग सर्जरी क्यों करवाते हैं? ये इट इज़ ऐसा नहीं है। देखें, अपन जो चश्मा हम आम तौर पर रिकमेंड करते हैं अराउंड एज ऑफ 21, 21 की एज में हम चश्मा, जिसको पहले तो ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, आप चश्मा नहीं लगाना चाहते, आप चश्मा हटाना चाहते हैं। फिर आपकी इस एज में जो भी विज़न होता है वो डिस्टेंस के लिए वीक होता है, या फुल टाइम
के लिए उसको पहनना होता है, तो यू गेट रिड ऑफ द ग्लासेस। जो 40 के बाद में जो नंबर आता है वो डिस्टेंस के लिए नहीं आता है, वो सिर्फ रीडिंग के लिए आता है, वो एज रिलेटेड चेंजेस है। इवन अगर आप चश्मा लगा के रखते हैं तो भी 40 के बाद में आपको डिस्टेंस और नियर के लिए या तो सेपरेट ग्लासेस यूज करने पड़ेंगे या एक ही चश्मे में आपको डबल पावर यूज करना पड़ेगा। तो एक दफे आपका डिस्टेंस का विजन करेक्ट हो गया लेसिक से, तो वो तो रेस्ट ऑफ लाइफ करेक्टेड रहेगा अनटिल अनलेस की ओल्ड एज में कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है। और 40 के बाद में जो नंबर आ रहा है वो एक एज रिलेटेड मसल्स वीकनेस और लेंस की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, तो उसके लिए आपको नज़दीक का चश्मा लगाना पड़ता है। आप चश्मा नहीं लगा रही हैं, आपको भी 40 के बाद चश्मा लगाना पड़ेगा। ये चश्मा लगा रहे हैं तो 40 के बाद में इनको डबल पावर पे, या मैं चश्मा लगा रहा हूँ तो मेरे को प्रोग्रेसिव ग्लासेस या बाईफोकल ग्लासेस में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो वो एक एज रिलेटेड चेंजेस है, उसको हम अरेस्ट नहीं कर सकते। ओके। देखा जाए तो आई का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा रेटिना, ठीक है? तो रेटिना किस तरह से सर बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता है? अगर हमारी आइज़ वीक होती है तो सबसे पहला असर, ऐसे कहते हैं, लाइट सबसे पहले रेटिना पर ही पड़ती है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा आई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्टेड भी वही होता है सबसे पहले। रिफ्रैक्टिव एरर में या कैटरेक्ट में रेटिना इतना अफेक्टेड नहीं होता है। रेटिना अफेक्टेड होता है मेनली सिस्टमिक इलनेस में, जिसमें सबसे ऊपर आता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ पेशेंट्स को एक जनरल रिकमेंडेशन होती है कि जैसे ही डायबिटीज़ डिटेक्ट हो उसके बाद में हर 6 महीने में उसको रेटिना चेकअप कराना चाहिए। डायबिटीज़ अपने बॉडी में ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती है। अपने बॉडी में डायरेक्टली ब्लड वेसल्स को सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गन में देखा जा सकता है, वो है रेटिना। तो रेटिना चेकअप से एक तो हमें जनरलाइज आइडिया हो जाता है कि पूरी बॉडी में रेस्ट ऑफ ऑर्गन में ब्लड वेसल्स की क्या स्थिति है। साथ के साथ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज से रेटिना में ब्लड लीकेज हो सकते हैं, रेटिना में इडीमा हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशंस हो सकते हैं, और अल्टीमेटली फ्रैंक हेमोरेजेस होकर के पेशेंट ब्लाइंड हो सकता है। और वो ब्लाइंडनेस इररिकवरेबल ब्लाइंडनेस की स्टेज पे भी जा सकती है, और कुछ स्टेज में पेशेंट को ग्लोकोमा, इंट्रैक्टेबल ग्लोकोमा हो सकता है। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रूटीन रेटिना चेकअप कराए, और उसमें टाइमली अगर एबनॉर्मलिटी डायबिटिक रेटिनोपैथी डिटेक्ट हो जाती है तो मॉडर्न प्रैक्टिस में उसका पूरा ट्रीटमेंट पॉसिबल है अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होने पर, और पेशेंट को हम आराम से रेस्ट ऑफ लाइफ ब्लाइंड होने से बचा सकते हैं। तो वो पॉसिबल है, उसके लिए उनको रूटीन चेकअप पे आना पड़ता है। ओके सर, एक और आखिरी चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि अपनी आँखों का वो किस तरह ख्याल रखें और किन चीज़ों से उन्हें बचना चाहिए? एक चीज़ मैंने फर्स्ट हाफ में बहुत एक्सटेंसिवली बताया कि आप स्क्रीन का एक्सपोजर जो है मोबाइल या लैपटॉप का सिर्फ प्रोफेशनली एकेडमिक करें। एंटरटेनमेंट के लिए यू कैन वॉच द टीवी, बच्चे लोग जो है आउटडोर इंडोर गेम्स खेलें, लेकिन स्क्रीन का एक्सपोजर थोड़ा कम रखें। सेकेंडली, आप राजस्थान में हम जिस क्लाइमेट में रहते हैं तो उसमें हमें सनलाइट से थोड़ा सा प्रोटेक्शन रखना चाहिए। अच्छी क्वालिटी के अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शंस ग्लासेस या पोलराइज्ड ग्लासेस लेने चाहिए। और बच्चों में प्री स्कूल में एक बार चेकअप, उसके बाद में स्कूल टाइम में ईयरली 2 ईयरली रिफ्रैक्टिव एरर का चेकअप, आफ्टर एज ऑफ 40 रूटीन चेकअप, ग्लोकोमा स्क्रीनिंग, डायबिटिक पेशेंट जो है रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग से आफ्टर 50-55 कैटरेक्ट स्क्रीनिंग। ये सारी चीज़ें मेडिसिन में प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन द क्योर। रूटीन हेल्थ के लिए कुछ कुछ हैबिट्स अगर अपन अवॉइड कर सकें, जैसे फ्रीक्वेंट रबिंग, अगर आपको बहुत रब करना पड़ रहा है तो बेटर यू कंसल्ट डॉक्टर कि आपको एलर्जी तो नहीं है, उसको ट्रीट कराएं। वाटर स्प्लैश जो करते हैं लोगों की हैबिट होती है, वो यूजुअली रिकमेंडेड नहीं है। नेचर हैज़ गिवन अस नेचुरल टीयर्स जो 24 आवर अपनी आंखों को वेट रखता है। आप जो पानी आंख में डाल रहे हैं वो कंटामिनेटेड हो सकता है, वो एक्सेसिव क्लोरीनेटेड हो सकता है। कुछ लोग मैं ये कहूँगा कुछ लोग आंख में अपना सलाइवा लगाते हैं, या अनरिकमेंडेड
प्रोडक्ट डालते रहते हैं, दूध डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं, दूध खाने के लिए, घी खाने के लिए है, आँख में डालने के लिए नहीं। तो ये जो कुछ ऑथेंटिक वे ऑफ द प्रैक्टिस ही करें, जस्ट आस पड़ोस में किसी से सुन के ना करें, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी पेशेंट्स हम देखते हैं जो इन्फेक्शंस लेके बाद में आते हैं, अल्सर्स लेके आते हैं। तो एक गुड हाइजीनिक चीज़ें यूज़ करें, है ना। सिमिलरली जैसे कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप इवनिंग में उसको प्रॉपरली वाइप ऑफ करें, क्लीन करें। ये एक जनरल प्रैक्टिस अगर अपन ये करते हैं तो आई इज़ वेरी फ्रेंडली टू द बॉडी। जो आराम से आप 14-16 घंटे काम करके भी हेल्दी रह सकती है। ये चीज़ गौर करने वाली है। आप लोगों से भी कहेंगे कि यूजुअली जो बचपन से लेकर मैंने भी जो मिथ सुने हैं कि आप जो ऑरेंज होती है उसके पीछे का पिल होता है उसको प्रेस करते हैं तो उसमें से पानी निकलता है, वो आंखों में डाल लेंगे तो रोशनी तेज़ हो जाएगी। आप प्याज के छिलके का पानी आंख में डाल लेंगे तो आंखों की रोशनी तेज़ हो जाएगी। अब ये तो नहीं पता कि तेज़ होती है या नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से हमें डॉक्टर ने बताया कि आप लोगों को विदाउट डॉक्टर के कंसर्न लिए ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये सारी चीज़ें करने के बाद आपकी आइज़ हार्म हो जाएं। क्योंकि इन सारी चीज़ों को एक मिथ की तरह हम सामने देख सकते हैं कि हमें सिर्फ कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर से कंसर्न करेंगे तो शायद आप ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। तो अब आई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसर्न करें और उसके बाद ही फिर किसी नतीजे पर पहुंचे। ऐसे अपनी मन मर्जी से कुछ ना कर लें, क्योंकि फिर आंखों से जुड़ी बहुत सी बीमारियां हो जाती है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई जगह, नई बातों को लेकर। बने रहिए TNI आवाज़ पर। नमस्कार।